आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। तो बिना कोई समय गंवाए सीधा चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी केरला से है। जिशा नाम की एक लड़की थी जिसकी उम्र 29 ईयर्स थी। वो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में पढ़ती थी। ये लॉ कॉलेज एर्नाकुलम में था। इसकी पढ़ाई बहुत ज़ोर शोर में चलती थी और ये हमेशा से स्कूल के टाइम पे एक रैंक होल्डर लड़की के हिसाब से जानी जाती थी। एक बहुत नॉलेजेबल, बहुत पढ़ने लिखने वाली एक लड़की थी ये। इन लोगों का जो घर था वो एर्नाकुलम के पेरुम्बरू में एक नहर के पास था। ये रहती थी, इसके साथ में इसकी एक बहन थी जो इससे बड़ी थी और एक इसकी माँ थी। इनके घर में कोई आदमी ज़ात नहीं रहता था। इनके जो पिताजी थे वो पिताजी ने काफ़ी टाइम पहले ही घर से वो अलग हो गए थे और उनका 9 नवंबर 2017 में उनका देहांत हो गया था। उनका नाम था पप्पू। ये तीनों लोग रहते थे एक साथ में। इनका पड़ोसियों से कुछ ज़्यादा तालमेल नहीं रहा पहले से ही और इनका जो घर था वो थोड़ा सा अलग हटके था। मतलब कि किसी चौल में अटैच नहीं था या इनके बाजू में कोई कमरा नहीं था। ऐसा थोड़ी सी हल्की सी दूरी पे थे लोगों के घर। ये लोग थोड़ा सा सेपरेट में एक नहर के पास रहते थे। ये लोग, इन लोगों का पड़ोस में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं थे। ये लोग शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे। 28 अप्रैल 2017 को हमेशा की तरह जिशा की माँ, जिसका नाम था राजेश्वरी, ये हमेशा की तरह काम पे से आई। काम पे से आने के बाद में इसने दरवाज़ा खटखटाया। इसे ये पता था कि ये जब काम से आती है तब इसकी बेटी जिशा घर में पढ़ रही होती है और वो अंदर से लॉक करके बैठती है। और जब इसकी माँ आती है, दरवाज़ा खटखटाती है, तो इसकी बेटी जिशा दरवाज़ा खोलती है। और इसकी जो दूसरी बेटी थी वो भी मजदूरी का काम करती थी। वो उस वक्त काम पे होती है, वो उस समय तक आई नहीं होती है। रोज़ की तरह शाम को 8:30 बजे जिशा की माँ ने दरवाज़ा खटखटाया। जिशा ने दरवाज़ा अंदर से नहीं खोला। इसने काफ़ी देर तक खटखटाई और खटखटाने के बाद में ये थोड़ी सी घबरा गई कि क्या बात है, क्योंकि ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। ये 1 से 2 बार खटखटाती तो जिशा ज़रूर दरवाज़ा खोल देती और यही इनका रोज़ का रूटीन था। उस दिन जिशा ने दरवाज़ा नहीं खोला। इसने कुछ अड़ोसी पड़ोसियों को आवाज़ देकर बुलाया और पूछा कि आप लोगों ने जिशा को कहीं जाते हुए देखा या कुछ है क्या? जिशा अंदर है शायद, क्योंकि कड़ी अंदर से लगी है पर वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। पड़ोसियों ने भी दरवाजे को खटखटाया पर जिशा ने दरवाज़ा अब भी नहीं खोला था। जिशा की माँ मोबाइल यूज़ नहीं करती थी, तो उसने किसी पड़ोसी से कहा कि आप उसके नंबर पे फ़ोन करके ज़रा चेक करिए, उनसे पूछिए वो कहाँ है या उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहिए अगर वो अंदर है तो। पड़ोसी ने फ़ोन किया तो जिशा की मोबाइल की बेल रिंग हुई और वो जो बेल की आवाज़ थी वो घर के अंदर ही से आ रही थी। इसका मतलब ये था कि जिशा घर ही में थी, कहीं पर बाहर नहीं गई थी वो। फिर इन लोगों ने खटखटाया दरवाज़ा, जबकि बेल की आवाज़ भी अंदर से आ रही मोबाइल के। फिर जिशा की माँ को याद आया कि उनका पीछे भी एक दरवाज़ा है, मकान के पीछे की तरफ। ये लोग वहाँ पर गए। वहाँ जाके देखा तो वहाँ पर बाहर से ताला लगा हुआ है। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद में जिशा की माँ ने पड़ोसियों से कहा कि ताला तोड़ो, और इन लोगों ने ताला तोड़कर जब अंदर घुसे तो इसकी माँ ने देखा कि जिशा की लाश वहाँ पर पड़ी है, जो पूरी की पूरी खून से सनी हुई है और पूरा घर खून से लाल है। इसकी माँ देखकर उसी समय बेहोश हो गई। पड़ोसियों ने उसे संभाला और फिर पड़ोसियों ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस घर पर आई। जब पुलिस घर पर आई तो जिशा की लाश को पुलिस ने देखा और पुलिस ने उसकी बॉडी पर काफ़ी सारे घाव के निशान देखे। यानी कि ऐसा लग रहा था कि उसकी जो बॉडी को चाकू से गूंधा गया है, यानी काफ़ी बार उसके जिस्म पर चाकू से वार किया गया है। वहाँ पर एक शराब की भी बोतल थी। वो शराब की बोतल को भी पुलिस ने कब्जे में लिया और जिशा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसके सीने पर और उसके गले पर काफ़ी सारे घाव के निशान थे और पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मर्डर किस लिए हुआ है। मगर पुलिस ने देखकर, जो पुलिस अंदाज़ा लगाती है,
वो अंदाज़ा पुलिस ने ये लगाया कि शायद किसी ने इसका रेप करने की कोशिश किया है और इसने रेप का विरोध किया तो इसका मर्डर हुआ। ये पुलिस ने अंदाज़ा लगाया। अला पुपुजा मेडिकल कॉलेज में इसका पोस्टमार्टम किया गया और फॉरेंसिक लैब को बुलाया गया। फॉरेंसिक लैब वालों ने वहाँ पर जो खून के जो निशान थे उसको कलेक्ट किया और उसका डीएनए को अपने पास कलेक्ट करके रखा और उसकी जो राल होती है, वो लार होती है, लार को भी पुलिस ने डीएनए की रिपोर्ट के साथ में उसको रखा अपने पास में। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि ये बार बार ऐसे ही लग रहा था पुलिस को कि ये रेप का विरोध में मर्डर हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो अंदाज़तन रिपोर्ट देती है पोस्टमार्टम की, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, देखकर पुलिस हैरान हो गई। उसके जिस्म पर 36 चाकू के निशान थे, चाकू के घाव थे, यानी 36 मरतबा उसे उसके जिस्म को गोंदा गया है और उसके चेस्ट में बहुत सारे बार चाकू मारा गया और उसके बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स में भी चाकू मारा गया है। ये बात मीडिया को पता चली। मीडिया को पता चलने के बाद में मीडिया टूट पड़ी पूरी तरह से। मीडिया ने सब काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ ज़िशा के बारे में बताना शुरू किया और पुलिस की नाकामयाबी को हाईलाइट करने लगी। पुलिस के सामने ये एक चैलेंज था कि इस मामले को किसी भी तरह अंजाम तक पहुंचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पुलिस ने इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लिया और उस समय मीडिया वाले इसको निर्भया कांड से कंपेयर कर रहे थे कि अभी अभी एक निर्भया कांड हुआ है, उसके बाद में ज़िशा का ये जो हुआ। पूरे केरला में जस्टिस फॉर ज़िशा ये कैंपेन चलने लगा, लोग कैंपेन चलाने लगे। उस वक्त इलेक्शन का दौर था। इलेक्शन के दौर में और ज़्यादा लोग गर्म थे, ज़्यादा ये थे, लोग एक्टिव थे इलेक्शन के वजह से। तो लोग कंटिन्यूसली कैंपेन्स निकालने लगे और जब जब कैंपेन निकलता तब तक मीडिया कवरेज होता। पुलिस पे मीडिया का और पॉलिटिकल दबाव पड़ने लगा। अब लास्टली पुलिस इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़ोरदार शुरू हुआ, क्योंकि अब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसलिए बहुत ज़्यादा ज़ोर में नहीं शुरू हुआ था क्योंकि इलेक्शन की वजह से पुलिस उस काम में लगी थी। अब पुलिस ने, इलेक्शन भी यहाँ पर चल रहा था और पुलिस ने इस पर भी बहुत जोर दिया। इस मैटर में भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ज़िशा के घर ही से शुरू किया और घर में पता लगाने की कोशिश की पुलिस ने कि शायद कोई एविडेंस मिल जाए। वहाँ पर एक औरत थी जिसका नाम था श्रीलेखा। उसने बताया कि उसने एक घुंघरालू बाल वाले को वहाँ पर देखा था उस रोज़ और उसने पीले कलर का शर्ट पहना था। अब पुलिस घुंघरालू बाल वाले को और पीले शर्ट वाले को खोजने लगी। वहाँ पर ज़िशा के घर के पास पुलिस ने आसपास में जाकर कुछ एविडेंस मिले इस उम्मीद में तलाशी लेने लगी। पुलिस को वहाँ से एक स्लीपर मिली, चप्पल और एक चाकू मिली। वो जो स्लीपर थी वो भी खून से पूरी लदी हुई थी और चाकू भी पूरी खून से सनी हुई थी। पुलिस ने वो दोनों चीज़ को रिकवर किया और उसको भी लैब टेस्ट को दिया गया और फिर पुलिस ने उस औरत को बुलाया पुलिस स्टेशन में और उससे स्केच बनाया गया उस व्यक्ति का जिसे उसने देखा था, पीले शर्ट वाले को। महिला ने स्केच बनाया। स्केच बनाने के बाद में पुलिस ने उस स्केच को हर जगह लगाया और लोगों से कहा, अपना नंबर दिया पुलिस ने और लोगों से कहा कि अगर ये इंसान या इस टाइप का इंसान किसी के भी संपर्क में आता है या किसी को पता लगता है तो पुलिस को संपर्क करे फला फला नंबर पर। मेडिकल रिपोर्ट में एक और चीज़ सामने आई थी कि ज़िशा के कंधे पर काटने के निशान थे। उसके शोल्डर पर काटने का बहुत ज़ोर से निशान था। पुलिस ने, और वो जो निशान था वो निशान से ये पता चला था कि दांतों में उसके गैप है जिसने उसे काटा है। पुलिस ने ये जो पीले शर्ट वाले का फोटो वायरल किया, स्केच बनाकर वायरल किया
किसी ने पुलिस को बताया उस आदमी के बारे में कि वो आदमी फला फला जगह रहता है और उसका मोबाइल नंबर दिया। पुलिस ने उसके मोबाइल पर सबसे पहले फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। पुलिस को ऐसा लगा कि अगर फ़ोन नहीं उठाया इसका मतलब यही आरोपी है। पुलिस ने उसकी तहकीकात इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि वो कुन्नूर में चला गया है। और ये कब गया? जब ज़िशा का मर्डर हुआ था उसके नेक्स्ट डे ही गया था ये। पुलिस ने जाल बिछाया, तुरंत एक टीम बनाकर कुन्नूर के लिए रवाना किया गया और फिर पुलिस वहाँ पर जाकर ठहरी और ठहर कर उसको पुलिस ने बड़ी मुश्किल से पकड़ के पुलिस स्टेशन में लाई और फिर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि इस आदमी का उस मर्डर से कोई लेन देन नहीं है दूर दूर तक। फिर भी पुलिस ने उसका डीएनए करके डीएनए को जांच किया जो ज़िशा के बॉडी से मैच होता है या नहीं। पता चला कि यह मैच नहीं हो रहा है। अब फिर पुलिस परेशान, अब क्या किया जाए? पुलिस पर पॉलिटिकल दबाव कंटिन्यूस पड़ रहा था और यहाँ पर इलेक्शन धीरे धीरे चल रहा था। फिर जो रिपोर्ट होती है फाइनल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम फाइनल रिपोर्ट आई। फाइनल रिपोर्ट में वही सारी चीज़ें आई कि उसके शोल्डर पर निशान है काटने के और उसको 36 बार चाकू से गूंधा गया है उसको, उसके हर जगह पर, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद में एक और चीज़ नई सामने आई कि ज़िशा के पेट में अल्कोहल पाया गया। मतलब कि उस समय, जिस समय ज़िशा का मर्डर हुआ उस समय ज़िशा शराब पी हुई थी, ऐसा बताया गया। और वहाँ पर से उसके घर से शराब की बोतल भी बरामद हुई थी। एक आदमी ने पुलिस को बताया कि एक गांव में एक आदमी है जो दूसरे ही दिन गांव से गया है, यानी ज़िशा के मर्डर होने के सेकंड डे ही वो यहाँ से चला गया और वो इस वक्त बेंगलोर में है। उस आदमी को पुलिस ने तुरंत साथ में लिया और बेंगलोर पहुँच गए। बेंगलोर पहुँचकर वो जिसके बारे में बता रहा था उसको अरेस्ट करके लाई पुलिस ने। फिर उसको लाया गया क्राइम ब्रांच के अंदर। फिर पुलिस ने उस व्यक्ति के बारे में पहले पुलिस ने जानने की कोशिश की कि इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं। तब पता चला कि पुलिस को कि इससे पहले भी उसका पुलिस में रिकॉर्ड है कि वो 2 लड़कियों को छेड़ने के मामले में वो अरेस्ट हुआ था। पुलिस को 100% श्योर था कि शायद अब ये वही व्यक्ति है और हमारी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही दिशा पर चल रही है। पुलिस ने उस व्यक्ति से जब पूछताछ की, उस व्यक्ति ने बताया कि उसने तो वो ज़िशा को कभी देखा तक नहीं था उसने, और उसका इस मर्डर से कोई वास्ता नहीं है। और वो जो 2 लड़कियों का जो उसके ऊपर पहले का केस था, वो केस में भी इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उसे ज़बरदस्ती इस केस में फंसाया गया था। पुलिस वापस से नर्वस हो गई और निराश होकर उसको छोड़ना पड़ा। उसका भी डीएनए मैच किया गया, उसका डीएनए भी मैच नहीं खाया ज़िशा के डीएनए से। फिर पॉलिटिकल दबाव बनने लगा, बार बार पॉलिटिकल दबाव। और अभी कुछ लोगों ने ये टीम को खारिज करके दूसरी पुलिस की टीम को लाने की मांग की गई और वो मांग को एक्सेप्ट किया गया पुलिस डिपार्टमेंट से। अब ये टीम हट गई, दूसरी टीम आई, नई टीम आने के बाद में एक री इन्वेस्टिगेशन, यानी कि पूरा इन्वेस्टिगेशन वापस से शुरू हुआ। जिन लोगों को पुलिस ने इससे पहले उठा के लाई थी वो सबको वापस बुलवाया गया, उन सबसे वापस से इन्वेस्टिगेशन किया गया। और एक नई चीज़ पुलिस के हाथ में आई। किसी ने बताया कि फला जगह एक आदमी रहता है, उस आदमी के साथ में इन लोगों का, ज़िशा की माँ का कुछ झगड़ा हुआ था कुछ समय पहले। शायद मर्डर उसी ने किया है और उसके दांतों में भी गैप है। पुलिस ने उस आदमी को तुरंत अरेस्ट करके लाई, क्योंकि वो उसी गांव का था, तो फौरन पुलिस ने उसे अरेस्ट करके लाई। और जब पुलिस उसे अरेस्ट करने गई तो पुलिस ने उसके घर की तलाशी भी ली। उसके तलाशी के दौरान उसके घर से उसी ब्रांड की शराब मिली जिस ब्रांड की शराब ज़िशा के घर से पाई गई थी। अब पुलिस को 1000% श्योर हो गया कि यही वो व्यक्ति है जिसे हम खोज रहे हैं। पुलिस ने जब लड़के से सख्ती से पूछताछ की, वो लड़के ने बताया कि उसका इस केस से कोई लेना देना है नहीं। उसका भाई था, उसका भाई ज़िशा के पीछे पागल था, वो ज़िशा से शादी करना चाहता था, वो ज़िशा का पीछा भी करता था और उसने ज़िशा को ये बात जाहिर भी की कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, पर
तो जीशा ने उसकी बात को ठुकरा दिया और उसने जीशा ने जाके अपनी माँ से कहा। उसकी माँ ने वहाँ पर एक तमाशा जैसा क्रिएट कर दिया, एक झगड़ा लफड़ा किया उसने, और उसकी माँ ने पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करी, जिस वजह से पुलिस ने उसके भाई को उठाकर लाई और बहुत बुरी तरह से उसके साथ ट्रीट की पुलिस ने, और बहुत बुरी तरह से उसे मारी और गाली गलौज की। वो लड़का बहुत इज्जतदार था, इज्जत के मारे उसके भाई ने आत्महत्या कर लिया। पुलिस ने जब इस लड़के का डीएनए मैच किया जीशा से, तो वो भी डीएनए हमेशा की तरह मैच नहीं हुआ। फिर उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि ये लड़के का भी कोई भी दूर दूर तक इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब फिर पुलिस नर्वस हो गई। अब पुलिस ने एक नया तरीका इस्तेमाल किया, सोचा कि शायद इसी से कुछ पता चले। उसके जो दांत थे, उसके दांत का स्केच बनाया गया और ऐसा कहा गया लोगों से कि अगर इस स्केच का, इस दांत के स्केच से अगर किसी के दांत मैच होते हैं तो कृपया करके पुलिस को संपर्क करें। 3 महिला संपर्क में आई पुलिस के। फिर से 3 महिलाओं ने बताया कि एक आदमी है, उसका, वो जिस वक्त जीशा का कत्ल हुआ था उस दिन उसने पीला ही शर्ट पहना था और उसके दांतों में भी ऐसे ही गैप है जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, जैसा पुलिस वाले बता रहे हैं। पुलिस ने उसे भी तुरंत अरेस्ट करके लाया। पता चला वो एक मजदूर था और पुलिस ने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया उसके बारे में भी, और पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पुलिस ये नतीजे पर पहुंची कि उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट इस मामले में नहीं है। पुलिस ने उसका भी डीएनए मैच किया, उसका डीएनए भी मैच नहीं हुआ। एक स्थानीय आदमी ने पुलिस से बताया जीशा का कातिल वो नेता का बेटा है, फला फला नेता है, उसका बेटा है। पुलिस ने उसके बेटे को तुरंत हिरासत में लिया। जैसे ही पुलिस ने उसके बेटे को उठाया, पूरी मीडिया टूट पड़ी, क्योंकि उसका बाप एक नेता था। पूरी मीडिया में फिर हड़कंप मच गई कि फला फला नेता का बेटा कातिल निकला। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि उसका बेटा जीशा के मर्डर के 3 दिन बाद फॉरेन से आया है, यानी वो पिछले साल 1.5 साल से फॉरेन में था और जीशा के मर्डर होने के 3 दिन बाद वो फॉरेन से आया, यानी कि ये भी झूठ निकला हमेशा की तरह। उसका डीएनए भी फिर पुलिस ने मैच किया कि शायद किसी वजह से कुछ होगा ऐसा। उसका डीएनए भी मैच नहीं हुआ। पुलिस ने जीशा की माँ से पूछा कि ये नेता से तुम्हारा क्या है, तो इसकी माँ ने बताया कि ये नेता के मैं घर में काम करती थी और ये बहुत अच्छे इंसान है, ये तो अभी भी हमेशा मेरी मदद करते थे और अभी भी मेरी मदद करते हैं हर चीज़ में। मेरा इनसे कोई झगड़ा नहीं है, कोई इनके साथ में मेरा बैर नहीं है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अब इलेक्शन खत्म हो गए और रिजल्ट आ गया। यूडीएफ सरकार थी, वो हटकर एलडीएफ सरकार आ गई। अब जब नई सरकार आई तो नई सरकार ने एक नई टीम बनाई पुलिस की। फिर से इनके हाथ से इन्वेस्टिगेशन को ले लिया गया और एक नई टीम बनाई गई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब जब नई टीम बनाई गई उसमें एक लेडीज ऑफिसर थी, सीनियर ऑफिसर लेडीज थी। उनका नाम था बी संध्या, जो वहाँ की एक जानी मानी और बहुत समझदार और बहुत सारे उसने इस तरह के मामलात को अंजाम तक पहुंचाया था, इस नाम से वो मशहूर थी। और उसका लोगों में रिलेशन भी बहुत अच्छा था और वो बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर थी। बी संध्या को ये मैटर की, इस मामले की तहकीकात में आगे बढ़ाया गया। बी संध्या ने अपने स्टाफ से कहकर 20 लाख से ज़्यादा मोबाइल उस वक्त जो थे संध्या के घर के आसपास, वो सारे मोबाइल का रिकॉर्ड निकाला और जांच की गई कि इसके घर के आसपास उस समय कौन कौन से नंबर थे, उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है। ये करने में तकरीबन 2 महीना चला गया। 2 महीने के बाद में फाइनली पुलिस को ये पता चला कि कुछ नहीं, यानी कि 20 लाख नंबर जो पुलिस ने खंगाल दिए वो कुछ नहीं था, यानी कि सब बेकार हो गया। यानी इतनी मेहनत करने के बाद में भी पुलिस को लगातार नाकामयाबी का ही चेहरा देखना पड़ रहा था। फाइनली बी संध्या को एक इन्फॉर्मेशन मिली।
एक आदमी के बारे में। जिशा के मर्डर के दूसरे ही दिन वो इस गांव से चला गया। इसी गांव में वो एक मजदूर का काम करता था, उसका नाम अमीरुल इस्लाम है। अब एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी हमेशा की तरह पुलिस के लिए। पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाई और यह भी पता चला कि इस वक्त वो तमिलनाडु के किसी इलाके में है। पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाई, टीम बनाकर तमिलनाडु में भेजी और वो जिसने इन्फॉर्मेशन दिया था उसको टीम के साथ में भेजा गया, पुलिस की टीम के साथ में। वो वहाँ पर गए वो लोग और वहाँ पर उन लोगों ने कुछ दिन वहाँ पर रुके। कुछ दिन रुकने के बाद में उसके घर का पता और उसका पता निकाला। पता निकालने के बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। वहाँ से गिरफ्तार करने के बाद में उसको कर्नाटका लेकर आए और फिर क्राइम ब्रांच में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो उसने बताया कि वो एक मजदूर की नौकरी करता है और वो ये जो जिशा थी, जिशा के घर में, घर के बाहर वो हमेशा काम करता था, थोड़ा सा दूरी पर, जहाँ से उसका घर दिखता था जिशा का। और उसे ये पता था कि जिशा के घर में सिर्फ 2 और लेडीज़ है, एक माँ और एक बहन और एक ये जिशा, यानी कुल मिला के 3 लेडीज़ हैं। इनके घर में कोई भी मर्द जात नहीं है। और ये जिशा के साथ में दुष्कर्म करना चाहता था और इसने उस दिन शराब पिया। शराब पीने के बाद में, यानी कि 28 अप्रैल 2016 को इसने शराब पीकर एक बोतल हाथ में लिया शराब की और एक हाथ में चाकू लिया। जिशा का दरवाज़ा खटखटाया शाम को 5 बजे के आसपास, जब उसको पता था कि इसकी माँ या इसकी बहन इस वक्त नहीं होती है और इस वक्त जिशा घर में अकेली होती हो और वो पढ़ाई कर रही होती है। इसने दरवाज़ा खटखटाया, जिशा ने अंदर से कुंडी खोली। वैसे ही इसने ज़ोर से लात मारा, वो दरवाज़ा जिशा के मुंह पर जाकर लगा, जिस वजह से जिशा पीछे की ओर हो गई। ये अंदर घुसने के साथ में इसने अंदर से कुंडी लगा दी और जिशा को रेप करने की कोशिश करने लगा। जिशा ने उसका विरोध किया, उससे हाथापाई की और बहुत देर तक जिशा उसके साथ लड़ती रही। उसने जिशा को डराने के लिए सबसे पहले उसके कंधों पर काटा, तब भी जिशा नहीं मानी। उसने जिशा को गुस्से में छुरी मारा, उसके हाथ में जो चाकू थी वो मारा। उससे 1-2 बार मारा, फिर भी जिशा विरोध कर रही थी और फिर ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और इसने लगातार जिशा को मारता गया और फिर उसने उसके सीने पर चाकू मारा, उसके गले पर चाकू मारा, उसके जिस्म पर हर जगह उसने चाकू से गूंद दिया जिशा के जिस्म को। और फिर जब जिशा मार खा के निढाल हो गई, जब वो गिर गई तो उसने पानी मांगी, तो उसने वो जो शराब की बोतल उसके हाथ में थी वो उसके मुंह में डालकर उंधेल दिया। तभी रिपोर्ट में आया था कि जिशा शराब पी हुई थी। दरअसल वो शराब पी हुई नहीं थी, इस तरह से उसे इस शैतान ने पिलाया था शराब। और फिर उसी हालत में, यानी कि 36 से ज़्यादा वार करने के बाद में, ये महिला जिशा नाम की, जो इसकी उम्र 29 साल है, वो तड़प रही है और ये उसी हाल में उसका रेप कर रहा है। एक इंसानियत को इसने, इंसानियत का कत्ल कर दिया इसने। मेरे पास अल्फाज शायद कम पड़ रहे हैं इसको बोलने के लिए, इसकी गंदगी साबित करने के लिए। खैर, अब इसने 36 से ज़्यादा मरतबा चाकू मारा। चाकू मारने के बाद में उसका उसी कंडीशन में रेप किया। रेप करने के बाद में इसने, ये वहाँ से सीधा बाहर निकला क्योंकि इसकी चप्पल में खून लग गया था और चाकू में खून था। इसने चप्पल निकाल कर फेंक दिया और चाकू वहाँ पर से फेंक दिया, चाकू थोड़ा सा दूरी पर, जो पुलिस को बाद में मिला था, चप्पल और चाकू। ये सीधा वहाँ से रेलवे स्टेशन गया। रेलवे स्टेशन से सीधा उसने ट्रेन पकड़ा। ट्रेन पकड़ के, ये आसाम का रहने वाला था, ये सीधा आसाम चला गया और आसाम में 1 महीना रुका। 1 महीना रुकने के बाद में अमीरुल वहाँ से तमिलनाडु चला गया काम की तलाश में। ये तमिलनाडु जाकर आराम से अपना काम कर रहा है और इसने इतना बड़ा कांड कर दिया है जिसकी वजह से पूरा कर्नाटक हैरान परेशान। कई ऑफिसर्स के हाथ में से मामला लेकर दूसरे ऑफिसर्स के हाथ में, कई टीम बदली की गई, कई
मीडिया वाले इसमें इन्वॉल्व हो गए हज़ारों, और कई पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो गए, और ये अपना जो मजदूरी का काम करता है वो मजदूरी का काम में लगा हुआ है, इसको किसी की परवाह ही नहीं। इसका डीएनए जब पुलिस ने मैच किया तो इसका डीएनए पूरी तरह से मैच हो गया, और बाकी जो एविडेंसेस थे, जैसे कि जिशा के हाथों में जो, जब जिशा ने इसका विरोध किया होगा तो जिशा ने जब उसको नाखून मारा होगा तो नाखून में जो चमड़ियों के निशान होते हैं, चमड़ियाँ जो थोड़ी सी फंस जाती है, वो चमड़ियों के निशान और जो सारे एविडेंसेस थे, और उसके जो बोतल मिली थी, वो बोतल में उसके फिंगरप्रिंट, उस चाकू पे फिंगरप्रिंट, ये सारी चीज़ों को पुलिस ने मैच करके 100% पुलिस को ये समझ में आ गई बात कि ये वही आरोपी है जिसने ये कांड किया है। अब केस कोर्ट में पहुंचा, 85 डेज तक ये इसकी सुनवाई चलती रही, 85 डेज तक इसका आर्ग्यूमेंट चलता रहा। आर्ग्यूमेंट चलने के बाद में पुलिस ने 195 एविडेंसेस, गवाहों को पेश किया वहाँ पर, और 290 पेपर्स पुलिस ने इसके खिलाफ बनाए। चार्जशीट 290 पेजेस की चार्जशीट पुलिस ने इसके खिलाफ बनाई, और वो बनाकर कोर्ट में प्रोड्यूस की, और 36 आई विटनेसेस थे, मतलब आसपास के जो विटनेसेस थे वो सारा मिलाकर पुलिस ने कोर्ट को दिया। कोर्ट ने इसको, ये सारा चीज़ सुनने के बाद में कोर्ट ने फैसला दिया कि ये इंसान नहीं है, ये हैवान है, और इस हैवान को फांसी की सज़ा देनी चाहिए। कोर्ट ने इसको, सेशन कोर्ट ने इसको फांसी की सज़ा दी। अब हाई कोर्ट में मूव किया गया, हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने इसके चैलेंज को रिजेक्ट किया। फिर इसने एक और रिक्वेस्ट डाला कोर्ट में कि मैं आसाम का हूँ, तो मुझे आसाम की जेल में ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि मेरे घर वालों को वहाँ से यहाँ पर आने में बहुत दिक्कत होती है, और हम लोग फाइनेंशियली इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है कि बार बार मेरे घर वाले इतना दूर आए। कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट किया, और फिर ये मामला अब चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का अब तक कोई भी इस पर जजमेंट नहीं आया है। तो ये थी एक हैवान की, एक शैतान की कहानी। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसे फांसी ही देना चाहिए। ये मेरी दुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इसे, ऐसे शैतान को ज़रूर फांसी के फंदे पर लटकाए। और अगर मान लो कि कभी 1% कि कभी ऐसा हुआ कि इसको फांसी नहीं हुई, तो भी इसको लाइफ तो लगेगी ही, यानी कि आने वाली ज़िंदगी ये पूरी अपनी जेल में ही काटेगा। तो ये थी आज की कहानी। तो फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल।